हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं द क्रिप्टिक सर और बेटा आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते कितना है। देखो, हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में बेटा पहले तो ये जान लो वेरीगेटेड लीफ क्या होती है। ऐसी लीफ जिसमें एक से ज़्यादा कलर के पार्ट्स प्रेजेंट हो उसको वेरीगेटेड लीफ बोल देते हो। कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ग्रीन कलर का होगा, इसके अलावा कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ ग्रीन कलर नहीं है। ठीक है। अब वो पार्ट जो ग्रीन कलर का है, जब उसको स्टार्च टेस्ट के लिए टेस्ट किया गया तो स्टार्च टेस्ट आया पॉजिटिव। लेकिन जो पार्ट ग्रीन कलर का नहीं था वहाँ स्टार्च टेस्ट आया नेगेटिव। ठीक है। तो जहाँ ग्रीन कलर था वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, ग्लूकोज बना होगा, स्टार्च भी बना होगा। स्टार्च बना है इसलिए स्टार्च टेस्ट आ गया पॉजिटिव। इसके दूसरी तरफ जहाँ ग्रीन कलर नहीं था वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज भी नहीं बना, स्टार्च भी नहीं बना, इसलिए स्टार्च टेस्ट आया नेगेटिव। ठीक है। दूसरा है हमारे पास मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये जो मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने क्या किया है कि लीफ का आधा पार्ट कवर कर दिया है और बाकी का पार्ट एक्सपोज रखा है। जो पार्ट कवर करा वहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है, जो पार्ट कवर कर नहीं करा वहाँ लाइट पहुँच रही है। अब जो पार्ट कवर करा है उस जगह पर जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो वहाँ स्टार्च टेस्ट आया नेगेटिव। लेकिन जो पार्ट एक्सपोज्ड है वहाँ पर स्टार्च टेस्ट आया पॉजिटिव। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है। जहाँ एक्सपोज था पार्ट, लाइट थी, फोटोसिंथेसिस भी हुआ, ग्लूकोज भी बना और स्टार्च भी बना। ठीक है। लेकिन जो पार्ट कवर था वहाँ लाइट ही नहीं पहुँची तो फोटोसिंथेसिस ही भी नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना और ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च भी नहीं बना, इसलिए स्टार्च टेस्ट आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आता है जिसको आप बोलते हैं KOH एक्सपेरिमेंट। KOH एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने एक प्लांट लिया, उस प्लांट की कुछ लीव्स एक ऐसे चेम्बर में डाल दी या फ्लास्क में डाल दी जहाँ पर आप बोल सकते हो कि KOH से सोक्ड कॉटन पड़ी है। ठीक है। और बाकी की लीव्स बाहर रखी जहाँ पे KOH नहीं है। अब बेटा जो चेम्बर है उसके अंदर KOH है तो उस चेम्बर का सारा कार्बन डाइऑक्साइड तो KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस चेम्बर के अंदर जो लीफ है वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बची, लेकिन उस चेम्बर के बाहर जो लीफ है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। और फिर जब इन दोनों लीव्स को टेस्ट किया गया स्टार्च टेस्ट के लिए तो जिस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड दी गई थी वहाँ पर स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन जिसके पास नहीं थी वहाँ स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया। अब ऐसा हुआ क्यों। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड थी वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, स्टार्च बना और स्टार्च बनने की वजह से स्टार्च टेस्ट आया पॉजिटिव। लेकिन जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ग्लूकोज नहीं बना, स्टार्च नहीं बना और स्टार्च टेस्ट आया नेगेटिव। इसलिए आप यहाँ पर आप 3 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो बताता है ग्रीन पार्ट की इंपॉर्टेंस और ग्रीन पार्ट आता है क्लोरोफिल की वजह से। तो क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटा है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जिसमें लाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है। और तीसरा जो KOH एक्सपेरिमेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इंपॉर्टेंस की बात करी गई है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ठीक है। अब आगे एक एक करके जो हिस्ट्री है उसकी बात कर लेते हैं। बेटा हिस्ट्री में सबसे पहला नाम आता है जोसेफ प्रिस्टले का। और जोसेफ प्रिस्टले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे और इसके फेमसली जिसको बोला जाता है बेटा बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है। बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ठीक है। बेल जार एक्सपेरिमेंट। अभी जो बेल जार एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने किया क्या कि एक माउस लिया, एक कैंडल ली, दोनों जल रहे, माउस जल रही थी, माउस जो है वो जिंदा था, कैंडल जल रही थी। अब इन दोनों के ऊपर एक बेल जार रख दी। थोड़े टाइम बाद देखा माउस मर गया, कैंडल बुझ गई। अब इससे उसने क्या कंक्लूड करा कि जो यहाँ पर बर्निंग कैंडल है और एनिमल है जो ब्रीथ कर रहा है उसने अंदर की एयर को डैमेज कर दिया। ठीक है। मतलब ये अपनी मौत के लिए ये खुद जिम्मेदार है, इन्होंने ही अंदर की एयर को डैमेज करा है। ठीक है। लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या करा कि माउस और कैंडल जो जल रही थी उसके साथ एक मिंट का प्लांट रख दिया और फिर उसको बेल जार में बंद कर दिया। अब जब ऐसा किया गया तो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि कैंडल जल रही है, माउस अंदर खेल रहा है, माउस मरा नहीं है। ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि देखो जब जब ये मिंट प्लांट नहीं था तो उस टाइम पर ये एयर को डैमेज कर रहे थे, है ना। तो ये कुछ एयर का कंपोनेंट रिमूव कर रहे थे। लेकिन जब प्लांट आया तो प्लांट ने वो कंपोनेंट वापस से रिस्टोर कर दिया होगा, एयर को वापस से रिप्लेनिश कर दिया होगा, डैमेज एयर को वापस से सही कर दिया होगा। यही किया होगा ना, तभी तो ये जिंदा है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला
कि प्लांट ने रीस्टोर कर दी उस एयर को जो ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल ने रिमूव करी थी। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट से हमें एयर की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है, ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चलता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब इसके बाद जो सेकंड साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, दैट इज़ जैन इंजनहाउस। जैन इंजनहाउस जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे जोसेफ प्रिस्टले के काम से। तो उन्होंने जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट के जैसा ही एक सिमिलर सा सेटअप तैयार करा, लेकिन उसको एक बार लाइट में रखा और कहाँ रखा, फिर डार्क में रखा। जब लाइट में रखा था तो बेटा अंदर की कैंडल जल रही थी, प्लांट के साथ रखा है लाइट में लेकिन अंदर की कैंडल जल रही है। लेकिन जब इस पूरे सेटअप को डार्क में रखा तो कैंडल बुझ गई। अब देखो बेटा, कैंडल अंदर जल क्यों पा रही थी, क्योंकि प्लांट रिप्लेनिश कर रहा था एयर को, और कैंडल अंदर बुझ क्यों गई, क्योंकि प्लांट ने ऑब्वियसली बात है रिप्लेनिश करना बंद कर दिया होगा, है ना। तो इससे पहले एक चीज़ समझना बेटा, ये जोसेफ प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में, कि ये कैंडल ने क्या किया है बेटा। कैंडल किस गैस को यूज़ करेगी, ऑक्सीजन। चूहा ऑक्सीजन यूज़ करेगा। कैंडल जब रिलीज़ करेगी तो क्या रिलीज़ करेगी बेटा, CO2। चूहा भी क्या रिलीज़ करेगा, CO2। तो ये CO2 कौन यूज़ करेगा, प्लांट, और प्लांट वापस से क्या रिस्टोर करेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वॉज यूटिलाइज्ड बाय द माउस एंड द कैंडल एंड इट वॉज रिप्लेनिश्ड बाय द प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जब इसको सनलाइट में रखा है तो ये प्लांट ऑक्सीजन दे रहा है कंटिन्यूसली और कैंडल जलती जा रही है। लेकिन जब इसको डार्क में रखा तो इसने प्लांट ने ऑक्सीजन देनी बंद कर दी, कैंडल बुझ गई। इसका मतलब कि जो भी प्रोसेस जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्रिएट हो रही थी उसके लिए लाइट ज़रूरी है ना, यही बोलोगे। तो आप क्या बोल सकते हो कि लाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाइज द एयर फॉलोड बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग माउस। कि बर्निंग कैंडल ब्रीदिंग माउस ने जो एयर को ख़राब किया था उसको प्यूरिफाई करने का काम किया है उस प्लांट प्रोसेस ने, जिसके लिए सनलाइट बहुत एसेंशियल है। बिना सनलाइट के वो प्लांट प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसके बाद बेटा एक और सेट एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने एक एक्वाटिक प्लांट लिया और उस एक्वाटिक प्लांट को एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा। जब लाइट में रखा तो बेटा बबल्स बन रहे थे, लेकिन जब डार्क में रखा तो उसके आसपास कोई भी बबल देखने को नहीं मिले। ठीक है, बाद में पता चला कि ये जो बबल्स हैं इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है। अब यहाँ पे क्या पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से, कि ये जो ब्राइट सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में छोटे छोटे बबल्स निकल रहे हैं फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स, लेकिन ये बबल्स डार्क में देखने को नहीं मिलते हैं। तो मतलब लाइट में बबल्स में निकलेंगे, डार्क में बबल्स नहीं निकलेंगे। बबल्स किस चीज़ के बने हुए हैं बेटा, ऑक्सीजन के बने हुए हैं। ठीक है, और ये बबल्स कौन से पार्ट से निकलते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट से निकलते हैं। ठीक है, और किसी पार्ट से नहीं निकलते हुए दिखाई दिए थे। तो ये था जैन इंजनहाउस का एक्सपेरिमेंट जो कि सनलाइट के इंपॉर्टेंस को बताता है। इसके बाद बेटा बारी आती है जूलियस वॉन शेक्स के बारे में। तो जूलियस वॉन शेक्स ने ये बताया कि प्लांट जब जब ग्रो करेगा तब तक उसके अंदर ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, जिसका नाम है बेटा एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स स्टोरेज एज स्टार्च। देखो, प्लांट को अलाउ करा सनलाइट में ग्रो करने को, उसके बाद उसकी एक लीफ तोड़ी और उसको वाटर में बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद उसको अल्कोहल में बॉईल करा ताकि सारा का सारा क्लोरोफिल रिमूव हो जाए, डीकलराइज हो जाए। अभी लीफी इसमें बॉईल करने के बाद वाटर से रिंस कर दिया ताकि सारा का सारा अल्कोहल रिमूव हो जाए। एंड देन उसके बाद उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। अब आयोडीन क्या करता है कि जब स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन जब ऐड किया जाता है तो कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया। अगर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब कि इस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट था। अब स्टार्च ऐसे तो प्रेजेंट नहीं होगा, स्टोर्ड होगा ना। अब तो इसका मतलब कि स्टार्च स्टोर्ड है, और स्टार्च कब स्टोर हो सकता है, जब उससे पहले ग्लूकोज बनी हुई हो कहीं पे, है ना। यहाँ पे क्या बताया जाता है कंक्लूजन, कि ग्लूकोज बनता है इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है वहाँ ग्लूकोज बनेगा और बाद में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और क्या बताया कि एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, प्लांट के पास प्लांट सेल में ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। वो सब्सटेंस एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। वो जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का नाम है क्लोरोफिल, और वो जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो प्रेजेंट है उसका नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन अ प्लांट सेल। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो इस ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में बनता है और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये हमने पढ़ लिया है। तो फाइनल ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, कि जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का उसके अंदर क्लोरोफिल है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है,
तो एक तरीके से ग्लूकोज बनता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और साथ के साथ ये बताना कि ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सब किसने बताया? जूलियस वॉनशक्स ने। ठीक है, अब इसके बाद बेटा अगले 19th सेंचुरी की बात करते हैं। मिड 19th सेंचुरी मतलब 1850s के आसपास तक हमें इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स थे फोटोसिंथेसिस के वो पता चल चुके थे। हमें ये पता चल चुका था कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर क्या बना पाए बेटा? कार्बोहाइड्रेट बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। उसके लिए क्या चाहिए होती है बेटा? लाइट की एनर्जी, और एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन। अब बेटा यहाँ पर कैच ये है कि मिड 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था ये जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है ये इस सबस्ट्रेट साइड पे प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड में से आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बात तब गलत साबित होती है जब साइंटिस्ट आता है बेटा एक जिसका नाम है कॉर्नेलियस वॉन नील। और ये जो कॉर्नेलियस वॉन नील है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। क्या है बेटा? माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब बैक्टीरिया वगैरह पे काम कर रहा था। तो इन्होंने बेटा पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस की स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है एक लाइट ड्रिवन प्रोसेस है, लाइट की प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि एक सुइटेबल डोनर में से हाइड्रोजन निकलता है, और ये हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोहाइड्रेट में। तो बेसिकली क्या है? एक डोनर है, प्रोटोन डोनर है, प्रोटोन डोनर में से प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और वो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा कार्बोहाइड्रेट में, और ये सारा का सारा प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए एक जनरल सी इक्वेशन दी गई कि कार्बन डाइऑक्साइड है और एक डोनर है, हाइड्रोजन डोनर है, लाइट के प्रेजेंस में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वाटर बनेगा, और साथ में जो भी एक बाय प्रोडक्ट निकलता है वो निकलेगा। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को तोड़कर लिखा जाए तो आप कैसे लिखोगे कि आपके पास बेटा दो मॉलिक्यूल्स एक हाइड्रोजन डोनर के H2A मान लो। ठीक है, ये हाइड्रोजन डोनर ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन जब होगा तो क्या बनेगा? 4 प्रोटॉन्स बनेंगे, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इसके अलावा क्या? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, जो वो कुछ भी हो सकता है, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो बेटा सल्फर भी हो सकता है। ये जो रिएक्शन है ये अपने आप में ऑक्सीडेशन को दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब क्या है बेटा कि सेकंड स्टेप में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ये 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट इनटू CH2O। इट विल कन्वर्ट इनटू CH2O, और साथ में बनेगा वाटर, H2O बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रिडक्शन को दिखा रही है। ठीक है, और अगर आप इस इक्वेशन को ओवरऑल इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा कि इस 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन से ये 4 प्रोटॉन कट गए, फाइनल रिएक्शन क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A गिव्स CH2O प्लस H2O प्लस 2A, यही बना है, फाइनल रिएक्शन यही आती है। अब सिर्फ इतना करो, अच्छा यहाँ पे O लिख दिया, यहाँ पे A आना चाहिए, यहाँ पे A आना चाहिए। अब ज़रा A की जगह सिर्फ O डाल दो, A की जगह O डाल दोगे तो CO2 प्लस 2H2O गिव्स CH2O प्लस H2O प्लस O2। यही रिएक्शन होती है ना फोटोसिंथेसिस की, यही आ गई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि देखो बेटा जो ये ऑक्सीजन है ये 2A, ये जो 2A था, A की जगह अगर आप O रख दोगे तो ये O2 हो जाएगा, है ना? तो ये O2 कब आया? जब ये डोनर, प्रोटॉन डोनर या हाइड्रोजन डोनर टूटा था। तो इससे क्या बताया गया? इससे ये बताया गया कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये एक हाइपोथेसिस थी। ठीक है, इट वाज एन हाइपोथेसिस। अब बेटा इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमारे पास अगले साइंटिस्ट आते हैं, रूबेन एंड कामन। ठीक है, इन्होंने रेडियो आइसोटोप टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और इन्होंने क्या किया? अब देखो सबस्ट्रेट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, दोनों में ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
अब हमारे पास एक हैवी आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का, दैट इज़ O18, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने वाटर में O18 आइसोटोप डाल दिया। अब देखो यहाँ पे वाटर में O18 आइसोटोप डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो प्रोडक्ट्स बने, तो एक बना कार्बोहाइड्रेट और क्या बना बेटा, वाटर, ठीक है। और सॉरी वाटर नहीं, ऑक्सीजन, और क्या बना, ऑक्सीजन। अब इस केस में जो ऑक्सीजन आया था ये हैवी आया था। कौन हैवी आया था बेटा, ऑक्सीजन। अब हैवी ऑक्सीजन आपने कहाँ यूज़ कर रखा है, वाटर में यूज़ कर रखा है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन वाटर का है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, दैट ऑक्सीजन जो रिलीज़ हुई है उसमें हैवी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड में हैवी ऑक्सीजन का आइसोटोप डाल दिया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में डाला तो बेटा इस बार कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन हैवी है, वाटर का नॉर्मल है। जब वाटर का नॉर्मल था तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन आया वो कैसा आया, नॉर्मल। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट आया इसमें जो ऑक्सीजन था वो कैसा था बेटा, हैवी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जब आपने वाटर में हैवी आइसोटोप यूज़ करा है तब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो हैवी आइसोटोप वाली है, लेकिन जब आपने वाटर में नॉर्मल आइसोटोप यूज़ करा है तब जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो नॉर्मल वाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है उसमें O18 प्रेजेंट नहीं था। और ये पार्ट प्रूव करता है नील्स की हाइपोथेसिस को, दैट जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो बेटा इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो बेटा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।